नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा सक्सेस में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो एसएससी, यूपीएससी और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मध्य एशिया से आए कुछ विदेशी हमलावरों ने भारत में आकर सदियों तक राज किया? या फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य इतने लंबे समय तक भारत की राजनीति पर कैसे टिक पाए? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में हम 700 एडी से लेकर 1707 एडी तक के पूरे मेडिवल इंडिया के सफर को बहुत ही आसान भाषा में एक स्टोरी की तरह समझेंगे। हम राजाओं की लड़ाइयों से लेकर उनके प्रशासन, कला और उन की फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जब गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का पतन हुआ तो उत्तर भारत में एक राजनैतिक खालीपन या वैक्यूम आ गया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला, जिसे इतिहास में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन तीनों शक्तियों के नाम और उनके फाउंडर्स याद रखने हैं। पाल वंश ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल शासक बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। राजा धर्मपाल ने भागलपुर में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को भी रिवाइव किया था। गुर्जर प्रतिहार, इनका शासन पश्चिम भारत, गुजरात और राजस्थान के आसपास था। नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे मेहर भोज, जिन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट, दक्कन क्षेत्र में शासन करने वाले इस वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इन्होंने एलोरा में अपनी छाप छोड़ी और बाद में राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। एक और महान शासक अमोघवर्ष हुए, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। जरा इमेजिन कीजिए उस समय का भारत, जहां कन्नौज पर कब्जा करना पूरे उत्तर भारत का सम्राट बनने के बराबर माना जाता था। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां अलग ही राजनीतिक खेल चल रहा था। यहां पल्लव और चालुक्य राजाओं के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। पल्लव वंश, पल्लवों की राजधानी कांची थी। राजा नरसिम्हावर्मन ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की और वहां प्रसिद्ध रथ मंदिर बनवाए, जो आज भी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर आया चोल साम्राज्य। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। एग्जाम के लिए चोल वंश के 2 राजाओं का नाम आपको रट लेना है। राजराज चोल, इन्होंने तंजौर में शिव भगवान का विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना नेवी भी बनाई और मालदीव और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। राजेंद्र चोल, ये राजराज के बेटे थे। इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीता और उत्तर भारत में गंगा नदी तक अपनी सेना भेजकर पाल राजा महिपाल को हराया। इस जीत के बाद इन्होंने गंगईकोंड चोला की उपाधि ली और एक नई राजधानी गंगईकोंड चोलापुरम बसाई। एसएससी में चोल प्रशासन से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चोल राजाओं का स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही बेहतरीन था। इनके गांवों की सभाओं को उर और ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव की सभा को सभा या महासभा कहा जाता था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। भारत की असीम दौलत की कहानियां सुनकर मध्य एशिया के हमलावरों की नजर भारत पर पड़ने लगी थी। सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में एक अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराया था। इसके बाद लगभग 200 सालों तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। फिर 11वीं सदी में अफगानिस्तान के गजनी से महमूद गजनवी ने भारत पर दस्तक दी। गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर राज करना नहीं, बल्कि यहाँ की दौलत लूटना था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 1025 एडी में उसका सबसे क्रूर हमला गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जहां उसने मंदिर को तोड़ा और अपार संपत्ति लूट कर ले गया। गजनवी के साथ प्रसिद्ध विद्वान अलबरूरी भी भारत आया था, जिसने किताबुल हिंद नामक किताब लिखी, जो उस समय के भारत की जानकारी देती है। महमूद गजनवी के जाने के काफी सालों बाद एंट्री होती है मोहम्मद गोरी की। गोरी का इरादा सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि वो भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। गोरी का सीधा सामना दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन गोरी वापस लौटा और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यही वो निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को भी हरा दिया। गोरी की मृत्यु के बाद उसके सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, जिसमें अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन दी जाती थी। उसने चालीसा यानी तुर्काने चहलगानी नाम का 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक दल भी बनाया। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, जो दिल्ली पर राज करने वाली पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी। इस वंश का एक और कड़क शासक था बलबन। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और दरबार में सिजदा और पैबोज यानी राजा के सामने झुकना और कदम चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं लागू की। उसने इल्तुतमिश की बनाई चालीसा को भी खत्म कर दिया। खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वो एक विशाल स्थायी सेना और सैनिकों को नकद वेतन यानी कैश सैलरी देने वाला पहला सुल्तान था। सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की चेहरा प्रथा शुरू की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने हर चीज का दाम फिक्स कर दिया था और बाजार पर नजर रखने के लिए शहनाए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए। अलाउद्दीन ने ही अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजकर दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल और मदुरई तक जीत हासिल की थी। उसने दिल्ली में अलाई दरवाजा और सीरी का किला भी बनवाया। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी और दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, जिसे इतिहास में उसके अजीब और असफल प्रयोगों के लिए जाना जाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट कर दी, जो एक बड़ी भूल साबित हुई। उसने तांबे के सांकेतिक सिक्के यानी टोकन करेंसी भी चलाई, जिसके कारण लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। हालांकि उसने कृषि के लिए दीवाने अमीर को ही यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नाम का एक अलग विभाग भी बनाया था। इसके समय में ही मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। इसने लोक कल्याण के बहुत काम किए। इसने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाई, बेरोजगारों के लिए दफ्तर खोले और गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल यानी दारुल शफा बनवाए। इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान और दान के लिए दीवाने खैरात विभाग भी बनाया। इसी वंश के अंत में 1398 एडी में मध्य एशिया से तैमूर लंग का भयानक आक्रमण हुआ, जिसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और सल्तनत की कमर तोड़ दी। सैयद और लोदी वंश। तैमूर के जाने के बाद खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। इसके बाद 1451 में बहलोल लोदी ने पहले अफगान वंश लोदी वंश की नींव रखी। सिकंदर लोदी इस वंश का एक अहम शासक था, जिसने 1404 में आगरा शहर बसाया और भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया। इस वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो अपने सरदारों और अफगानों के साथ बहुत क्रूर था। इसी से परेशान होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने मुगल शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक के अजीबोगरीब फैसलों से दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में 2 नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य। 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। इनकी राजधानी हम्पी थी। इस साम्राज्य का सबसे महान राजा तुलु वंश के कृष्णदेव राय थे। बाबर ने खुद उन्हें उस समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा माना था। कृष्णदेव राय एक महान योद्धा होने के साथ साथ बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यादा नामक ग्रंथ लिखा। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिनमें तेनाली रामा भी शामिल थे। विजयनगर प्रशासन की सबसे खास बात उनकी न्यायाधिकार प्रणाली थी, जिसमें अमर नायकों यानी सैन्य कमांडरों को जमीन दी जाती थी और वे राजा के लिए सेना बनाए रखते थे। 1565 एडी में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को बुरी तरह हरा दिया और इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। बहमनी साम्राज्य। 1347 एडी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने इस स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। विजयनगर और बहमनी के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन, जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, उसके लिए 200 सालों तक युद्ध चलता रहा। इस साम्राज्य में महमूद गवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर यानी प्रधानमंत्री हुआ। उसने प्रशासन में कई सुधार किए और बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। महमूद गवान की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य टूट गया और 5 छोटी सल्तनतों यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार में बट गया। दोस्तों, अब हम मध्यकालीन भारत के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसने भारत की राजनीति, कला और वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर। 1526 एडी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में जीत का मुख्य कारण बाबर की तोपें और उसकी तुलुगमा युद्ध नीति थी। इसके बाद 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। हुमायूं और शेर शाह सूरी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन बिहार और बंगाल के एक शक्तिशाली अफगान नेता शेर शाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत से खदेड़ दिया। शेर शाह सूरी ने केवल 5 साल यानी 1540 से 1545 राज किया, लेकिन उसका प्रशासन कमाल का था।
उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, चांदी का रुपया सिक्का चलाया और जमीन नापने और टैक्स तय करने के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था शुरू की। अकबर शेरशाह सूरी के वंशजों के कमजोर पड़ने पर हुमायूं वापस लौटा, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो गई। तब 1556 में 14 ईयर्स की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। 1556 में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अफगान सेनापति हेमू को हराया। अकबर को अकबर महान उसकी समावेशी और उदार नीतियों की वजह से कहा जाता है। उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें प्रशासन में ऊंचे पद दिए। उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर यानी जिजिया कर और तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया। प्रशासन में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, जिसमें अधिकारियों को जात यानी पर्सनल रैंक और सवार यानी कैवलरी मैन टू मेंटेन रैंक दिए जाते थे। जमीन से टैक्स वसूलने के लिए उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने दहसाला या जब्ती प्रणाली शुरू की। धर्म के मामले में अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें थी और सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस का संदेश दिया। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जैसे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखी थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया और वहां गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, और मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। जहांगीर और शाहजहां। अकबर के बाद जहांगीर आया। उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला यानी मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसी के समय में ब्रिटिश यात्री कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। उसने आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन बनवाया। औरंगजेब। शाहजहां के बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और उसने अपने पिता को ही आगरा के किले में कैद कर लिया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर की उदार नीतियों को पलट दिया। उसने फिर से जजिया कर लगा दिया और कई पुराने हिंदू मंदिरों, जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने अपना पूरा जीवन दक्कन में मराठों और दक्षिण की सल्तनतों से लड़ने में बिता दिया। उसके इस लंबे दक्कन अभियान ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हो गया। मराठा साम्राज्य, द मराठा एम्पायर। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब दक्कन से एक बहुत बड़ी ताकत उठी, मराठा। शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र और शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी इलाके का फायदा उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध नीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। 1665 में औरंगजेब के सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर मजबूर किया था, लेकिन शिवाजी जल्द ही मुगलों की कैद से भाग निकले और अपना राज्य फिर से खड़ा किया। शिवाजी के प्रशासन में राजा की मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। मराठे अपने पड़ोसी राज्यों से 2 खास तरह के टैक्स वसूलते थे, चौथ जो कुल लगान का 25% या 1/4 होता था, और सरदेशमुखी जो 10% होता था। बाद में मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नियंत्रण में आ गया और यह एक शक्तिशाली संघ बन गया। चलिए जल्दी से इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम्स में आपको सब कुछ याद रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। चोल साम्राज्य, राजराज चोल ने तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। स्थानीय स्वशासन इनकी खासियत थी। विदेशी आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटा 1025 एडी, मोहम्मद गोरी, तराइन का युद्ध 1191-1192। दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश, एकता प्रणाली और चालीसा, बलबन, लॉ और रक्त की नीति, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण, दाग और चेहरा प्रथा, मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की, सांकेतिक मुद्रा, मुगल साम्राज्य, बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तोपों का इस्तेमाल, शेरशाह सूरी, जीटी रोड, रुपया, पट्टा व्यवस्था, अकबर, मनसबदारी व्यवस्था, दासाला, दीन ए इलाही, जजिया समाप्त किया, शाहजहां, ताजमहल, लाल किला, वास्तुकला का स्वर्ण युग, औरंगजेब, जजिया पुनः लागू किया, कट्टर नीतियां, मराठा, शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान प्रशासन, चौथ और सरदेशमुखी टैक्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। हमने इतिहास की कहानियों के साथ साथ उन सभी जरूरी फैक्ट्स को कवर किया है जहां से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और शिक्षा सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सच में एसएससी, यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत में आने वाले क्विज को जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।